हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति यादव है और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस चैनल पे आज से हम स्टैटिक जीके के टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, मतलब हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, और वो जितनी भी भूमि कवर करता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। अर्थात हमें अगर कोई नया राज्य बनाना है या मौजूदा राज्य को डिवाइड करके 2 या उससे अधिक राज्य बनाने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आर्टिकल 3 में संशोधन करना होगा। उसके बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 नागरिकता से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 में दिया गया है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत को खत्म करा गया है। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की, पूजा पाठ करने की इजाज़त देता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों, SC ST या मुस्लिम समुदाय है उनके लिए शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने जैसे मदरसे होते हैं और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 31C कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार के बारे में आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ये नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है इसमें। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और SC ST OBC के लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। अनुच्छेद 51A जो बाद में जोड़ा गया था उसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद आर्टिकल 72 आता है जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है, जैसे राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है या उसकी सजा को रोक सकता है, कम कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 72 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करने की परमिशन देता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, जो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में है। आर्टिकल 110 धन विधेयकों की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो हर साल बजट आता है वित्त मंत्री जी पेश करती है, उसके बारे में है। आर्टिकल 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति जी की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। आर्टिकल 149 CAG जो है उसकी शक्तियों के बारे में है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है।
आर्टिकल 161 क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति से। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, उसी प्रकार राज्य का कोई मुद्दा है तो राज्यपाल भी उसकी क्षमा को, हाईकोर्ट का कोई मुद्दा है तो क्षमा को कम या टाल सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देता है, वैसे मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देता है। आर्टिकल 168 है राज्य में विधानमंडलों की व्यवस्था से संबंधित। अनुच्छेद 169 है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन से संबंधित। आर्टिकल 170 है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित। आर्टिकल 171 है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। और आर्टिकल 172 है राज्य विधानमंडलों की अवधि, मतलब उनका एक सत्र कितने टाइम का होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा का होता है वैसे राज्य में विधान परिषदों का। आर्टिकल 173 है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 174 है राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन कैसे करा जाएगा। आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में है। आर्टिकल 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, उनको जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में है। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति के बारे में है। आर्टिकल 202 जो स्टेट बजट आता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 212 कहता है। आर्टिकल 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल के लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो आर्टिकल 213 में है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था, हाईकोर्ट की स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल 217 हाईकोर्ट के जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है वैसे ही हाईकोर्ट के पास भी होती है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 239 का भाग ए दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन से संबंधित है। 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार से संबंधित है और 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। जैसे राज्यों में आपस में कई बार विवाद चलता रहता है कि इस नदी का पानी कितना % कौन सा स्टेट यूज़ करेगा, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 265 में कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना से संबंधित है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ दी गई है। अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 21 में था उसको वहाँ से हटा के अनुच्छेद 300A अलग से बना दिया गया है। अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन शील क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी, बर्खास्तगी से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड, जैसे UPSC वगैरह जो है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे केंद्र के लिए UPSC है और अलग अलग राज्यों जैसे राजस्थान के लिए RPSC, हरियाणा के लिए HPSC,
तो जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो आर्टिकल 315 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों से संबंधित है। एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन, कई बार ऐसा होता है कि कोई सरकार अपने स्टेट का शासन उचित तरीके से नहीं चला पाती है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो इस्तीफा दे देती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। अगर देश में वित्तीय खतरा मंडरा रहा हो तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रियाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 जो धारा 370 हटा दी गई है, वो जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, उससे संबंधित था। स्टैटिक तो आर्टिकल बस इतने ही हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं वो उनमें से लगभग 90% इन्हीं आर्टिकल्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।